नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पटना में पिछले दिनों विपक्षी एकता की बैठक हुई, उसके बाद तरह तरह की बयानबाजियां सामने आई। अब इस बैठक का क्या नतीजा निकलने वाला है? बैठक बेंगलुरु में अब होनी है। इस बैठक में क्या वाकई विपक्षी एकता बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि सबकी अलग अलग राहें नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही ताल ठोक दिया, केजरीवाल अलग खूंटा गाड़े में हैं, और इधर जो आज महाराष्ट्र में खेला हुआ है, क्या इसका असर भी विपक्षी एकता पर पड़ेगा? हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पटना से, ब्यूरो चीफ एसके राजीव, सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव, अब विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चल रही थी उसमें तगड़ा झटका लगता हुआ हर एक दिन नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की जो घटना हुई, क्या उसे इससे रिलेट किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आज सुबह एक बड़ी खबर आई, और ये खबर यह थी कि कर्नाटक में जो 12 और 13 तारीख को विधिवत विपक्षी एकता को लेकर के एक बैठक बुलाई गई थी, बेंगलोर में, उस बैठक को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। क्योंकि उसमें वजह बताई गई कि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बिहार में जो है वो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, और नीतीश कुमार जो कि इस महागठबंधन की एकता की अगुवाई कर रहे हैं, या फिर उसके नायक के तौर पर उनको देखा जा रहा है, तो वो उस बैठक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इस बैठक को टाल दिया गया। लेकिन जो अगली खबर है वो यह बता रही है कि कांग्रेस जो है वो इस विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। क्योंकि पटना में जो 23 तारीख को बैठक हुई थी, और उसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से फिर ममता बनर्जी का बयान आया उसके ठीक 72 घंटे बाद, और जिस दिन बैठक हुई थी उसी दिन अधीर रंजन चौधरी का बंगाल में पीसी हुआ था। अधीर रंजन चौधरी वहां पर कांग्रेस के विधिवत प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने यह कहा था कि भले ही महागठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर सेफ ले ले, लेकिन बंगाल में कांग्रेस जो है वो टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। उसके ठीक 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद जो है, ममता बनर्जी कहती है कि भाई बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ जो है वो समझौता नहीं हो पाएगा, और आने वाले दिनों में एक दूसरा गठबंधन बनेगा जिसके तहत दिल्ली और बंगाल में वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से आई। उसके बाद फिर शरद पवार की तरफ से भी कुछ बयान सामने आया कि जो महागठबंधन का जो सेप है वो सेप पूरे तरीके से एकजुट होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी उसके जो बड़ी लीडर है, उनका बंगाल में पूरा इफेक्ट है, इम्पैक्ट है उनका पूरा बंगाल में। तो कहीं ना कहीं से शरद पवार का बयान है। उसके बाद जिस तरीके से यूसीसी के मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने समर्थन की बात कही है, जदयू की तरफ से भी यह कहा गया है कि जो यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी जब ड्राफ्टिंग जो की गई है वो जब सबके सामने आएगा तो उसके बाद फिर जदयू भी उस पर अपना समर्थन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें ये बताने के लिए काफी है कि जो कर्नाटक में बैठक होने वाली थी उस बैठक को निश्चित तौर पर टाला जाएगा। और अंततः आज सुबह जब ये खबर आई तो उसमें बहुत हैरानी वाली खबर नहीं थी, लेकिन इतना ये तय माना जा रहा है कि अब महागठबंधन की बैठक सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं टली है, बल्कि आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेला गया है, आप देखिए होंगे किस तरीके से 9 विधायक जो है वो एनसीपी से जुड़ कर सीधे तौर पर वहां पर जो वहां पर बीजेपी और शिवसेना की जो सरकार है उसमें वो शामिल हुए हैं। इसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या वाकई में जो महागठबंधन है वो इंटैक्ट रह पाएगा। क्योंकि देखिए उसमें सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के भतीजे नहीं है अजित पवार, बल्कि उसमें प्रफुल्ल पटेल भी है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। छगन सिंह भुजबल है, वो भी एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये 2 ऐसे चेहरे हैं, प्रफुल्ल सिंह पटेल और छगन सिंह भुजबल, जिनका की शरद पवार के साथ एनसीपी को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और चूंकि अजित पवार उनके भतीजे हैं, उनकी नाराजगी उस दिन सामने आ गई थी जब सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है उनको जब विधिवत एग्जीक्यूटिव वहां का जो है सो प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसके बाद से ही उनकी नाराजगी सामने आई थी। और 6 तारीख को एनसीपी ने विधिवत वहां बैठक बुलाई थी, और उसके पहले ही जो ये खेला जो है वो आज हो गया। और अजित पवार ने अभी थोड़ी देर पहले भी बयान दिया और कहा है कि उनके साथ कई और विधायक शामिल होने वाले हैं। हालांकि सबके बीच जनता राज्य पार्टी ने उनकी तरफ से यह कहा गया है कि शरद पवार की तरफ से कई विधायक उनके संपर्क में है और पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है, और 5 तारीख को उनकी बैठक बुलाई जाएगी। उद्धव ठाकरे भी उनसे लगातार संपर्क है। तो ये तमाम ऐसी स्थिति और परिस्थितियां लगातार बदलती गई 23 तारीख के बाद। उसके बाद से महागठबंधन अब बच ही नहीं पा रहा है। जब महागठबंधन का पूरा स्वरूप ही नहीं बचेगा तो फिर ऐसी स्थिति में बैठक कैसे होगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप देख रहे हैं कि बिहार का जो राजनीतिक जो परिदृश्य जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पिछले कुछ दिनों में, आज से 3 दिन पहले तमाम जदयू के विधायकों को बुला करके नीतीश अपने आवास पर बंधुवन मिलते हैं। उसमें ऐसे भी विधायक हैं जो उनसे विचुक्त चल रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि उनके लक्ष्य को टटोलने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी का साथ छोड़ करके उन्होंने गलती की। और आज फिर
अपने सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात अगले 2 दिनों तक और चलेंगे। सोमवार और मंगलवार को भी अपने सांसदों के साथ वह बैठेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो उन्होंने अलायंस किया है महागठबंधन में आरजेडी के साथ, क्या वो आने वाले दिनों में फ्रूटफुल रहेगा उनके लिए, बीजेपी का साथ छोड़ना उनके लिए कितना लाभकारी होगा, या फिर उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं महाराष्ट्र वाला हार कहीं बिहार में ना हो जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार में मौजूद है, आपको पता है। के कई नेता कर रहे हैं राजीव, लगातार बयान भी आ रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी, कई लोग संपर्क में हैं, तो क्या इससे थोड़ा घबराए हुए हैं नीतीश? देखिए, मैं वही बता रहा था आपको, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी ऑलरेडी पटना में बैठे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव तोड़-जोड़ के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 2020 में ये सरकार फॉर्म कर रही थी, उस समय बीजेपी के कई विधायकों को लालू यादव का फोन गया हुआ था और लालू प्रसाद ने कहा था कि आप हमको समर्थन दीजिए सदन के भीतर और हम आपको मंत्री बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे भी ये देखा जा रहा है कि जदयू में नीतीश कुमार के बाद फिर कोई बड़ा चेहरा है नहीं। अब जदयू के जो विधायक है, जो सांसद, हमको ये लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, जो कि विधिवत जब सरकार बन रही थी नहीं, उसमें जो समझौता हुआ था, जैसी जानकारी मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और नीतीश कुमार अगर पावर से हटते हैं तो फिर उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो अचानक नीचे गिर जाएगा। केंद्र की सियासत में वो कितना फ्रूटफुल होंगे और कितने वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तमाम लोगों को पता है। तो नीतीश को इस बात का भय सता रहा है कि कहीं अगर उनको उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली गई तो ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े पावर के रह नहीं सकते हैं और उनकी अगर पावर, उनकी पार्टी अगर टूटेगी तो आरजेडी कम से कम 70% विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी में भी कई विधायक संपर्क में, जो हमारे सोर्स से बता रहे हैं, नाम नहीं बताना चाहेंगे आपको, कई सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में, कई सांसद जो है वो आरजेडी के संपर्क में। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का अपना एक बड़ा जनाधार नहीं है बिहार में, इस बात को समझना होगा आसिया। यही वजह है कि नीतीश कुमार हमेशा बैसाखी का सहारा लेकर जो पॉलिटिक्स है वो बिहार में करते रहे हैं और कभी भी फुल मेजोरिटी में आकर के वो सत्ता में नहीं आए, फिर वो आ भी नहीं सकते। ये 2020 में उनको मात्र 40 से 42 सीटें मिली थी। ये तमाम तरह की बातें हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से पचोट रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक मंथन जो है वो भी जारी है। और जिस तरीके से आपका जो सवाल था, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त के पहले एक बड़ा सियासी खेल या बड़ा खेल जो है हो सकता है। चलिए, नजर बनाए रखिए राजीव। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरह के घटनाक्रम अभी चल रहे हैं, चाहे देश की बात करें या बिहार में, तो विपक्षी एकता की जो मुहिम लेकर नीतीश कुमार चल रहे थे उसे झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के अलग रास्ते, केजरीवाल के अलग रास्ते, शरद पवार की पार्टी में जिस तरह टूट हुई, महाराष्ट्र का जो आज घटनाक्रम हुआ, इससे लगता है कि ये राह उतनी आसान नहीं होगी, इतने लोगों को एकजुट रखना। और उधर से बीजेपी की भी लगातार कोशिशें हो रही हैं कि एकजुटता बरकरार ना रहे और विपक्षी एकता धराशायी हो जाए। उस मुहिम में बीजेपी भी लगी हुई है। इस तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। कुछ और मामले हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।